वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ऑलरेडी हम 3 वीडियोस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर का 4th पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, तो आप चैनल पर जाकर पहले उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे एचटेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, एनवीएस है, केवीएस है, पीजीटी लेवल के डिफरेंट सेट एग्जाम है, वो सारे हमने चैनल पर सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको चैनल के ऊपर हर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हरियाणा के अंदर तो पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा। जैसे ही एचटेट इकोनॉमिक्स का नोटिफिकेशन आता है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। तो आई होप सो आपको सभी क्वेश्चन पेपर मिले। अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम ये एचपीएससी का जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर में मिस्टेक थी, मतलब मैंने उनका आंसर गलत बता दिया था। तो मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर तीसरी वीडियो में आंसर, जो राइट आंसर है, उसको पिन कर दिया है और उसका रीज़न भी वहाँ पर आपको दे दिया है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या बोला गया है। केन्शियन क्वांटिटी इक्वेशन आपको गिवन है कि प्राइस इज इक्वल एन बाई के, पी इज इक्वल एन बाई के, डिस्क्राइब एज। ये कंजप्शन स्टैंडर्ड को दिखाती है, रियल बैलेंस इक्वेशन है, कैश बैलेंस इक्वेशन है, क्वांटिटी इक्वेशन है। आप लोगों को पता है यहाँ पर पी प्राइस लेवल को दिखाता है, एन जो है टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी दिखाता है, एंड के नंबर ऑफ कंजप्शन यूनिट्स को दिखाता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये आपकी रियल बैलेंस इक्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डैश क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको पता है, ये वो वस्तुएं होती है जो पूरक होती हैं, जो कि मिलकर किसी एक गुड की डिमांड को पूरा करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्रेड और बटर, ये मिलकर ही खाए जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है आपकी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेजर पॉवर्टी लाइन इन टर्म्स ऑफ। यहाँ क्वेश्चन में बोला है हमारी जो सरकार है वो उसने डिसाइड किया है कि पॉवर्टी लाइन को, गरीबी रेखा को कैसे वो मेजर करेगी। फर्स्ट है हाउस होल्ड कंजप्शन के रूप में, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेविंग, हाउस होल्ड अर्निंग। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि पॉवर्टी लाइन को डिस्क्राइब किया जाएगा या मेजर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन। घरेलू क्षेत्र क्या उपभोग करता है, उस हिसाब से इसको मेजर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मेंटेनिंग अ लेजर फेयर स्टैंडर्ड संस्थान टूवर्ड्स ट्रेड इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री वाज स्टेट बाय। लेजिस फेयर के बारे में जो स्टेटमेंट है वो किन्होंने दी थी। लेजिस फेयर एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती, हर किसी पर्सन को काम करने की फ्रीडम दी जाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है इन द ट्रेड साइकिल थ्योरी ऑफ जे.आर. हिग्स लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज डिटरमाइंड। आप लोगों को पता है जे.आर. हिग्स ने क्या दिया था, ट्रेड साइकिल दिए थे उन्होंने। यहाँ पर आप लोगों को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पर आपका ये ट्रेड साइकिल किस तरह से लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो है काम करते हैं, उसका ट्रेड साइकिल दिया था। अब इन्होंने कहा है
उनके हिसाब से, जे.आर. हिक्स के हिसाब से लॉन्ग रन में आपको अगर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है तो वो कैसे डिसाइड होता है, टेक्नोलॉजी से, पॉपुलेशन से, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट से, या बोथ ए एंड बी। तो उन्होंने जो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम डिसाइड किया था वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, कि एक इकोनॉमी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और उसके बाद मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर कैसे दोनों काम करते हैं, उसी से जो है लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। तो यहाँ ना तो एक्सेलरेटर आपको ऑप्शन में गिवन है, ना ही मल्टीप्लायर, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको गिवन है, वो क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन द सीरीज व्हेन द वैल्यू डू नॉट हैव अ इक्वल इंपॉर्टेंस। एक सीरीज है, मान लो आपके पास एक्स, मान लो एक्स की एक सीरीज है नंबर्स की, जैसे मान लो 81, 76, 74। अब यहाँ क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं इस सीरीज में जितने भी नंबर है, जैसे ये है, एक ये है, एक ये है, इन सबको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में आप जो है कैसे कैलकुलेट करोगे, आप मोड से कैलकुलेट करते हो, अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हो, या फिर रिग्रेशन कैलकुलेट करते हो, या वेटेड मीन कैलकुलेट करते हो। तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये इक्वेशन भी कह सकते हैं, या फिर इसमें क्या होता है कि जब हमारी सीरीज के अंदर सभी वैल्यूज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं होती तो क्या दे दिए जाते हैं, उनको वेट्स दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर वेट देने की वजह से हम क्या करते हैं, इनका वेटेड, मान लो हमने इसको वेट दे दिया 2, इस वाली टर्म को हमने वेट दे दिया 3, यहाँ 6 दे दिया, तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज मीन जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म लेजिस फेयर इज एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिक फॉर्म। लेजिस फेयर अभी मैंने कहा था कि जब आप एक ऐसी इकोनॉमी जहां काम करने की फ्रीडम है, जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती, अपने आप डिमांड एंड सप्लाई पावर काम करती है, तो अब ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं, मिक्स इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं, या कमांड इकोनॉमी जो होती है उसको फॉर्म करते हैं। आप लोगों को पता है जहां काम करने की फ्रीडम है, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, जहां डिमांड एंड सप्लाई पावर्स अपने आप मार्केट में इक्विलिब्रियम डिसाइड करती है, तो वो इकोनॉमी आपकी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिजिकल डेफिशिएट इन अ गवर्नमेंट बजट। फिजिकल डेफिशिएट, राजकोषीय जो सरकार का घाटा है वो क्या दिखाता है, टैक्स की शॉर्टफॉल दिखाता है, डिसइन्वेस्टमेंट दिखाता है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट दिखाता है, या डिसइन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट दिखाता है। आप लोगों को एक चीज़ पता होगी इकोनॉमिक्स में, फिजिकल डेफिशिएट जो होता है, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बैलेंस शीट है वो देखी होगी। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फिजिकल डेफिशिएट होता है वो आपका हमेशा बोरोइंग्स के क्या होता है, बराबर होता है। चाहे आप उठा के उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख लो तो हमेशा क्या दिखाएगा, फिजिकल डेफिशिएट एक गवर्नमेंट का दिखाता है कि कितनी जो है बोरोइंग की उसको रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है, इफ यू पे अ प्राइस एग्जैक्टली इक्वल टू योर विलिंगनेस टू पे। अगर आप किसी गुड का प्राइस, जो प्राइस दे रखा है और जो आप पे करना चाहते हैं दोनों इक्वल है। मान लो मैंने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखा, ठीक है, मान लो एक शूज़ हमने खरीदा, शूज़ का मान लो मैं 500 रुपीज़ देना चाहती हूँ और मैं मार्केट में गई, इसका प्राइस भी 500 रुपीज़ ही है। तो यहाँ पर आपने देखा जो मैं पे करना चाहती हूँ और जो एक्चुअल में प्राइस है दोनों बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप लोगों को पता है सबसे पहली बात, ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है वो ज़ीरो होता है, उसको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं मिलता, कंज्यूमर की जो बचत होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जितना प्राइस है उतना ही उसने पे करना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंड वैगन इफेक्ट
फाउंड इन। बैंडवैगन इफेक्ट कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। बैंडवैगन इफेक्ट होता क्या है? बैंडवैगन इफेक्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर एक इकोनॉमी में जो लोग होते हैं एक दूसरे की नकल कर रहे होते हैं। एक गुड है, मान लो वो किसी ए पर्सन के पास है तो सबने देखा कि इसकी जो है पब्लिसिटी ज़्यादा है, ये ए पर्सन के पास है तो ये हमें चाहिए। हम दूसरे का देखकर जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं तो ये वाला इफेक्ट आपका बैंडवैगन इफेक्ट कहलाता है। तो ये होता है आपका रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसे ड्यूजनबरी ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम क्या कंजप्शन करते हैं ये हमारी इनकम पे तो डिपेंड करता है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम क्या कंजप्शन करते हैं ये हमारी इनकम पे तो डिपेंड करता है। साइड बाय साइड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ लोग किस तरह से कंजप्शन करते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो वहाँ पर बैंडवैगन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। आप इन्फ्लेशन को टैकल करना चाहते हैं तो आप कौन से मेजर को एडॉप्ट करोगे? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि लोगों के पास क्या है, बहुत सारा पैसा है, लोगों से आपने क्या करना है, उस पैसे को वापस लेना है, यही तो आपका मेजर होगा। तो आप ऑप्शंस पढ़िए, डिक्रीज ट्रांसफर पेमेंट एंड रिड्यूस इन टैक्सेशन। अगर आप ट्रांसफर पेमेंट जो लोगों को आप मान लो बेरोजगारी भत्ता देते हो वो नहीं देते, ये अच्छी बात है तो इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया इन्होंने टैक्सेशन को भी आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर आप लोगों पे टैक्स लगा रहे थे उसको आपने कम कर दिया तो लोगों के पास तो और मनी चली जाएगी और ज़्यादा मनी होने से वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, सप्लाई हो नहीं पाएगी, फिर इन्फ्लेशन होगा। लेकिन आपको तो इन्फ्लेशन को टैकल करना है तो ऑप्शन नंबर ए हो गया रॉन्ग। अगला देखिए, इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट। ये तो यहीं से रोंग हो गया कि लोगों के पास पहले ही बहुत सारी मनी है, आप उनको ट्रांसफर पेमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। एंड इंक्रीज, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड रोंग हो जाएगा। अगला कोई ऑप्शन देखिए, डिक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज टैक्सेस। ये बात सही है, आप जो सरकार है जो खर्च कर रही थी इकोनॉमी में उसको वो कर लेती है कम। जब उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया तो लोगों के पास पैसा जो है जाना कम हो गया और साइड बाय साइड गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स जो वो ले रही थी वो बढ़ा दिया। टैक्स लेने से लोगों की इनकम कम हो गई और जब इनकम कम हो जाती है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है और आप इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करना चाहते हो वो भी हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू नेचुरल रेट व्हेन। अब मान लो ये आपका है फिलिप्स कर्व जो कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट और एक तरफ आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें रिलेशन को यह दिखाता है। अब मान लो आपको पता है ना, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी रेट होती है जो कि इकोनॉमी में आपको हमेशा मिलेगी। तो यहाँ पर मान लो एक इकोनॉमी है उसमें 3% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 3 है, लेकिन इकोनॉमी में मान लो अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मान लो 3% तो इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो है और भी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है मान लो 5% है, ठीक है। ये 5% अनएम्प्लॉयमेंट कब आपकी 3% पर आएगी, आपको बात समझ आई? इन्होंने कहा पहले आपने क्या समझना है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में गिवन है आपको, मान लो हमने माना 3% रहेगी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी में सिचुएशन और ख़राब है। क्या ख़राब है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मान लो 5% अनएम्प्लॉयड है लोग। अब ये कह रहे हैं ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है कब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर आएगी, या ये कह रहे हैं कि आप 5% कब 3% पर आएगा।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सिचुएशन तभी हो सकती है जब आपकी रियल वेज जो इन्फ्लेशन है या जो यहाँ पर वेज रेट होती है वो क्या हो जाएगी, जब आपकी रियल वेज रेट क्या हो जाएगी, आप बैक हो जाएंगे लॉन्ग रन में इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो आप क्या बोलोगे, रियल वेज आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल। जब आपकी रियल वेज रेट बैक हो जाती हैं तभी आप यहाँ जो है आ सकते हो, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है टू इंक्रीज ग्रोथ गवर्नमेंट शुड डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आप क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए इनमें से सब कुछ करती है, बस एक चीज नहीं करती। वो जो चीज नहीं करती वो हम देखते हैं, इनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंट्री। ठीक है, आप एफडीआई लेके आते हो, जब किसी भी इकोनॉमी में एफडीआई आता है तो क्या होता है, तब हमेशा आपकी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ये तो करती है। अगला देखिए, आप रिसर्च को इंक्रीज करते हो, रिसर्च और डेवलपमेंट पे जितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है उतना ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज होती है, तो ये भी राइट है। नेशनलाइज मेजर इंडस्ट्री, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, मेजर इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर देती है तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आपने देखा है जो भी चीज़ प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा जाती है, वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लोग उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं करते, लेस एफिशिएंसी होती है वहाँ पर, उनको काम करने में कोई डर नहीं होता और एफिशिएंसी उतनी नहीं होती उनके काम में। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जब भी ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहेगी वो कभी भी नेशनलाइज नहीं करना चाहेगी मेजर इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि उसको एफिशिएंसी का खतरा रहता है। आगे देखिए फोर्थ ऑप्शन में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट पॉलिसी लाएगी जिससे वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहेगी, तो ये वो कर सकती है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी रिलाइज व्हेन देयर इज, डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है जनसंख्या का लाभांश। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बोला जाता है कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको कब रियलाइज़ होता है कि आपके यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जब आप अपने यहाँ के जो यंग पर्सन है, जो यूथ है, उसको आप क्या देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल देते हो। ठीक है, आपके यहाँ पर कोई पर्सन है उसको आपने ज़्यादा स्किल कर दिया तो आप अपना ह्यूमन कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। और जो भी इकोनॉमी अपनी ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करती है तो वो उसकी ग्रोथ में कुछ ना कुछ पार्ट जरूर कंट्रीब्यूट करके जाता है। तो हमेशा हमें फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी रियलाइज होता है जब मोर स्किल डेवलपमेंट हम उनका करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ अ डिसीजन मेकर इज रिस्क अवर्स, जिसको डिसीजन लेना है वो जो है रिस्क से बचना चाहता है, तो दैट बेस्ट स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट ऑन दैट यील्ड। अब आपने क्या बोल दिया, जो डिसीजन लेता है वो क्या है, वो पर्सन ऐसा है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसका लोएस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए, लोएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ होना चाहिए, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, तो वो क्या चाहेगा, उसको जो यील्ड मिल रही है, जो इनकम मिल रही है वो उसकी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिल सकती है वो उतनी ज़्यादा उसको लेना चाहेगा, क्योंकि वो रिस्क नहीं उठाना चाहता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लुइस मॉडल ड्यूल इकोनॉमी ग्रो, ड्यूल इकोनॉमी जो है लुइस के हिसाब से कब ग्रो करेगी। आप लोगों को पता है ड्यूल इकोनॉमी में एक होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एक होता है आपका इंडस्ट्री सेक्टर। कब ग्रो करेगी, ये आपका मॉडर्न सेक्टर के रूप में जाना जाता है और ये आपका ट्रेडिशनल सेक्टर माना जाता है।
तो लुइस के अकॉर्डिंग जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कोई भी इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी क्योंकि इकोनॉमी में ट्रेडिशनल सेक्टर में लेबर बहुत ज़्यादा होती है। जब तक आप लेबर को ट्रेडिशनल सेक्टर से निकाल कर मॉडर्न सेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर देते तब तक आपकी ग्रोथ हो नहीं सकती। तो हम ये क्या कहेंगे, जो मॉडर्न सेक्टर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मॉडर्न सेक्टर अपना इंक्रीज करेगा आउटपुट एंड किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल सेक्टर के कंपैरिजन में। एक तरह से वो ये कहना चाहता है कि मॉडर्न सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को लेगा, उसका यूज़ करेगा और उसका जो आउटपुट होगा मॉडर्न सेक्टर का वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में। तभी हम ये कहेंगे कि ड्यूल इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि जब वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या है, जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़ीरो है वो भी नहीं रहेगी, वो भी इंक्रीज करने लग जाएगी। और दूसरी बात, इंडस्ट्री सेक्टर में भी उन्हें कम प्राइस पर लेबर मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी आउटपुट इंक्रीज करेगा। तो आप लोगों को समझ आया कि ड्यूल इकोनॉमी में हमेशा तभी ग्रो करती है जब मॉडर्न सेक्टर इंक्रीज करता है अपना आउटपुट शेयर रिलेटिव टू ट्रेडिशनल सेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स मींस देयर लोन। आपको पूछा है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती हैं उनका जो मतलब होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशन आपसे पूछी है। ठीक है, मान लो बैंक ने लोन दे दिया और 90 दिन हो गए या ड्यू डेट आ गई वापस करने की, ना तो पर्सन इंटरेस्ट रेट दे रहा है, ना ही पैसे को वापस करता है और ना ही बैंक को उम्मीद है कि ये पैसा कभी वापस आएगा। तो इस तरह की जो असेट्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बोलते हैं। अब आप देखिए किस ऑप्शन में इस तरह की बात की गई है। यहाँ पर है वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं, यहाँ पर है कि फॉर विच इंटरेस्ट भी नहीं एंड इंस्टॉलमेंट हैज़ रिमेन अनपेड आफ्टर ड्यू डेट। यही इसकी स्टेटमेंट है कि जब ना तो पर्सन इंटरेस्ट रेट दे रहा है ना इंस्टॉलमेंट में पैसे दे रहा है और जो जबकि उसकी ड्यू डेट आ गई है। ड्यू डेट का मतलब है 90 दिन के बाद भी वो कोई पैसा नहीं दे रहा। यही तो बैंक इस तरह के पैसे को एनपीए में काउंट कर लेता है, उसे लगता है कि ये लोन वापस नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, आपकी मान लो एक पूरी सीरीज है, इसकी सारी वैल्यूज को आप एक मल्टीप्लाई कर लेते हो किसी भी एक गिवन नंबर से, तो यहाँ पर ये बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड। तो इन ऑप्शंस में से क्या जो चीज़ है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी, मीन अफेक्ट नहीं होगा, मीडियन अफेक्ट नहीं होगा, रेंज अफेक्ट नहीं होगी या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। अगर आप सीरीज़ के नंबर्स को किसी से भी वैसे मल्टीप्लाई करते हो एक नंबर से, और आप हमेशा याद रखना वेरियांस जो होता है वो कभी भी अफेक्ट नहीं होता। वेरिएशन जो होता है, वेरियांस जो होता है ना आपका, वो ना तो आपका कभी एडिशन से, ना ही वो सब्सट्रैक्शन से, ना ही वो मल्टीप्लिकेशन से और ना ही वो डिवीज़न से कभी भी अफेक्ट होता है। तो उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड इंक्रीज इफ। स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं। आप लोगों को पता है कोई भी पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ में पैसा तभी लगाएगा जब या तो उसके बॉन्ड का प्राइस कम हो, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस कम हो, या फिर क्या हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो। अब आपको पता है यहाँ पर यही बोला है स्पेक्यूलेशन डिमांड फॉर मनी कब इंक्रीज होगा, स्पेक्यूलेशन डिमांड फॉर मनी तभी इंक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट उसे उम्मीद है कि इंक्रीज करेगा फ्यूचर में। तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को क्या करेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की क्या विशेषता नहीं होती? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ फर्म, इसमें भी बहुत सारी फर्म्स होती है, ये हमें पता है। को एग्जिस्टेंस ऑफ एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट फर्म, एक मार्केट है उसके अंदर कुछ फर्म तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और कुछ फर्म बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, प्रोडक्ट की होमोजिनिटी होती है। आप लोगों को पता है एकाधिकार प्रतियोगिता में प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जैसे डव की साबुन और नंबर 1 की साबुन, दोनों में डिफरेंस है ना। प्रोडक्ट तो दोनों साबुन ही है, लेकिन प्रोडक्ट के साइज में, कलर में, ठीक है, स्मेल में काफ़ी रेट में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो आपने देखा यहाँ प्रोडक्ट होमोजिनिटी जो है वो नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगले क्वेश्चन में बोला गया है एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय, आप लोगों को पता है कि जब भी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाएगा। मनी सप्लाई क्या हो गई, एक इकोनॉमी है वहाँ पर क्या हो जाती है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ही आपने मनी की सप्लाई को इंक्रीज कर दिया वैसे ही क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। और इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। आप लोगों को समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मनी की सप्लाई को कर दिया जाए इंक्रीज, उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कम। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो जाएगी राइज। यही इसका आंसर है कि इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। यही बात है, जब मनी सप्लाई बढ़ती है, लोगों के पास पैसा जाता है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। अब डिमांड करते हैं तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि आपका लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, सो डैट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट की आप स्पेंडिंग इंक्रीज कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच इंडिकेटर आर यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप कौन से इंडिकेटर को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या करते हो, यूज़ करते हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग HDI में, एजुकेशन को यूज़ करते हो, कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट को यूज़ करते हो, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है उसको यूज़ करते हो? तो आप लोगों को पता है, आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। आप लोगों को पता है, आपको कंपोनेंट बता देती हूँ मैं HDI के। एक हमारा एजुकेशन होता है, एनरोलमेंट रेशियो जिसमें हम देखते हैं, एक आपका रियल कैपिटल पर इनकम होती है, एक आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो होता है। तो आप देखो यहाँ की इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप रियल GDP मान सकते हो, एजुकेशन को आप एनरोलमेंट रेशियो समझ सकते हो, और उसके बाद ये आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप ये तो होती ही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों ही कंपोनेंट HDI में आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे 1990 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ द LM कर्व इज वर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड इंक्रीज इन मनी सप्लाई। पहले बोला है आपका एक LM कर्व है। LM कर्व आपको मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है कि जो कि मनी मार्केट में क्या दिखाता है, इक्विलिब्रियम दिखाता है। अब बोल रहे हैं LM कर्व वर्टिकल है और क्या होता है, इंक्रीज कर दिया जाए मनी सप्लाई को। अगर ये हो गया आपका IS कर्व, ठीक है, जो कि गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को दिखाता है, और ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए। अब आप लोगों को पता है जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और इसके राइटवर्ड शिफ्ट करते ही क्या होगा, आपका एक तरफ क्या हो जाएगा,
एक तरफ आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी और दूसरी तरफ आपकी जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज कर देगी, या फिर मनी की सप्लाई नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपकी इनकम इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनकम लेवल होता है ना। ये आपकी इनकम अगर इतनी थी, अब आपकी इनकम बढ़कर या y1 हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा और आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज करेगी। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज ऑप्शन गिवन नहीं है आपके पास, देखो, तो आप क्या बोलोगे, फॉल इन इंटरेस्ट रेट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन लो वेरिएबल प्रोपोर्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो, टोटल प्रोडक्ट इज, आपको क्या बनाना है, ये हो गया आपका डायग्राम किसका, टोटल प्रोडक्ट का, और ये डायग्राम हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आपको बोला है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, सीमांत उत्पाद क्या है, ये आपका सीमांत उत्पाद है, ये आपका जीरो है। जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये लो वेरिएबल की कंडीशन होती है कि टोटल जो प्रोडक्ट होगा आपका वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे 26 क्वेश्चन सिर्फ पेंडिंग रह गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी बड़ी इजीली से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।